हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे यूपी टीजीटी मैथ्स पेपर सॉल्यूशन जो 8 अगस्त को हुआ था उसका सेकंड पार्ट। तो आज हम कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम में आए थे। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर यूकेएलटी का बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो वो स्टार्ट हो चुका है। तो कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो इस नंबर पर फॉर डिटेल्स। और एक वीडियो में भी मैंने ऑलरेडी सारी डिटेल्स डाल रखी हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। फी आपकी 7999 है और ये आपकी आईडी है dneha1996@OKSBI। ये आईडी है, इस पर आप गूगल पे या फ़ोन पे से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इस नंबर पर टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, क्योंकि अभी व्हाट्सएप अकाउंट काम नहीं कर रहा है, अभी ना कुछ दिन से प्रॉब्लम हो रही है। तो इतनी फीस है, इतनी इसमें आपको सारे के सारे PDF नोट्स मिलेंगे, पूरी की पूरी क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड और लाइव दोनों क्लासेस आपके पास अवेलेबल रहेंगी। और पहले आपको बेसिक्स कराए जाएंगे और उसके बाद आपको क्वेश्चंस जो प्रीवियस होंगे उनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, और उसमें आपको बताया जाएगा कि किसी भी क्वेश्चन को कम टाइम में आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई डिटेल्स। उसके बाद देखते हैं हम पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन क्या कहा है, ये आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, मतलब लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, उनका सिस्टम दिया गया है। उसने कहा यूनिक सॉल्यूशन इफ ए बी इक्वल टू ए और बी की जो वैल्यू है वो हमें नहीं पता क्या है। तो हम क्या करते हैं, जब भी यूनिक सॉल्यूशन होता है तो सिंपल सी बात ये होती है, इससे जो हम सारणिक या फिर डिटर्मिनेंट बनाएंगे उसकी वैल्यू होती है नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट इसमें 0 है, y का गुणांक 0 है, z का कोफिशिएंट 1 है। x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट यानी y का गुणांक 1 है और z का गुणांक 0 है। x का कोफिशिएंट, y का गुणांक, z का कोफिशिएंट यानी गुणांक b है। तो ये जो आप डिटर्मिनेंट बनाओगे ये 0 नहीं होनी चाहिए अगर यूनिक सॉल्यूशन यानी सिर्फ एक ही हल हमें मिलता है, सिर्फ अद्वितीय हल हमें मिलता है, तो ये कंडीशन उसकी होती है। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन है तो भाई ये चीज़ 0 नहीं आनी चाहिए। तो ऑप्शन से ट्राई कर लो। इसके बाद अगर आप 1 2 रखते हो, ए बी की वैल्यू 1 2 है, अगर ए की जगह पे 1 बी की जगह पे 2 रखते हो तो इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करके देखो क्या आती है। इसको आप सॉल्व कर लो। 1 2 -0 -0 +1 1 -3। तो जैसे ये +2 आएगा, ये -2 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो इस केस में हो गया 0, लेकिन आना क्या चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। सेकंड ऑप्शन उठाओ जिसमें ए की वैल्यू 2 रख देंगे, बी की वैल्यू 1 रख दी जाएगी। अब इसे सॉल्व करके देखो 1, तो ये आएगा 1 -0 -0 +1 2 -3 2 -3, यहाँ से +1 यहाँ से -1, तो ये ऑप्शन अगर ट्राई करते हैं अगेन 0, क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो उसके बाद हम 1 1 ट्राई करते हैं, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्या आएगा 1 1 -0 -0 +1 1 -3। तो यहाँ से देखते हैं 1 आता है और यहाँ से कितना आता है -2, बीच में तो 0 है, तो ये कितना आता है, नॉट इक्वल टू 0। तो यानी थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। फोर्थ ऑप्शन खुद चेक करके देख लेना, 0 ही आएगा। तो अगर कहीं पर कहीं यूनिक सॉल्यूशन या फिर अद्वितीय हल मिलता है तो सिंपली जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 कर देना, बाय ऑप्शन उठा देना, बाय ऑप्शन ए बी की वैल्यू रख करके आप चेक कर सकते हो। जिस ऑप्शन से 0 आएगा वो ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा, जिससे 0 नहीं आएगा वो ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या है इसमें, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। कंसेप्ट क्या है इसमें कि अगर हम कोई भी सर्कल है हमारे पास, तो इस डिस्टेंस की वजह से, ये हमने कोई कोड या फिर जीवा बनाई है, इसकी वजह से सेंटर पे जो एंगल बनता है, और इसी की वजह से चाहे मैं यहाँ पर बनाऊँ, इसी की वजह से सर्कमफेरेंस या परिधि पर जो एंगल बनता है, इसकी वजह से सेंटर पे, इसकी वजह से परिधि पे, चाहे इसे यहाँ बना दो चाहे इसे यहाँ बना दो, कहीं भी बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल होता है और यहाँ पर जो एंगल होता है, इसमें क्या होता है, अगर ये 60 होगा तो ये 30 होता है, मतलब जो सर्कमफेरेंस पर बनता है उसी कोड या उसी जीवा की वजह से वो हमेशा आधा होता है। तो क्या दे रखा है, ये हमारी कोई कोड हो गई ये। ठीक है, ए बी की वजह से सेंटर यानी केंद्र पर अगर 70 बन रहा है तो जो परिधि है उस पर कितना बनेगा, 35। पूछा क्या है उसने, 70 - x, x की वैल्यू यही थी। ठीक है, ये x ही था हमारा, तो 70 - x यानी 70 - 35 कितना हो जाएगा, 35 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सेंटर यानी केंद्र पर किसी जीवा की वजह से जो कोण बनता है या कोड की वजह से जो बनता है वही हमारे परिधि पर भी बनता है, सॉरी उसका आधा परिधि पर बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलजेब्रा का बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। इसमें आप एक चीज़ याद रखना, फॉर्मूला
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, इस फॉर्मूले का काम है, इज इक्वल्स टू होता है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, अगर a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ के 0 आ जाए, देखो इसमें या तो ये वैल्यू 0 होगी या फिर ये वैल्यू 0 होगी। अगर ये वैल्यू 0 है तो कब 0 हो सकता है, अब देखो a की, अगर इसको कंपेयर कर लो, a क्यूब x माइनस वाई का होल क्यूब, b क्यूब y माइनस जेड और c क्यूब z माइनस एक्स, तो इतनी वाली वैल्यू यानी a की वैल्यू x माइनस वाई है, b की वैल्यू y माइनस जेड है और c की वैल्यू जो है वो z माइनस एक्स दिख रही है। इतना पोर्शन इससे कंपेयर कर दिया। तो उसके बाद अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, a प्लस बी प्लस सी अगर निकालेंगे, इन तीनों को जोड़ोगे, जैसे ही यहाँ आएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स से x कैंसिल, y से y, z से z कैंसिल 0। तो यानी इससे हमें पता चला कि a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब यानी दिस, तो इसमें अगर हम x माइनस वाई, वाई माइनस z, z माइनस एक्स को जोड़ देते हैं तो क्या आता है 0, यानी a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा फिर 0। तो अगर यही वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब दिस इज इक्वल्स टू 0। या फिर हम इसे बोल सकते हैं, इसको उठा करके इधर लेके चले जाओ तो ये ऐसे बन जाएगी इक्वेशन। तो वही बात है, सबसे पहले क्या करना होता है, जब भी क्यूब 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 दिखाई दे तो उसमें चेक करो दिस प्लस दिस प्लस दिस, अगर 0 आता है तो सिर्फ इतना सा काम हमें करना होता है। ठीक है, ये हमने चेक कर लिया, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड माइनस एक्स, 0 आ रहा था तो हमने चेक कर लिया, तो दिस इक्वल्स टू दिस हो गया। अब सिंपल क्या करो, ए बी सी की, देखो अब हमें क्या करना है, सिंपल क्या बनाना है भाई, इसके नीचे क्या आना चाहिए 9, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये c, यही तो कर रखा है हमने, तो नीचे आना चाहिए 9abc। तो 9abc से डिवाइड कर दो दोनों साइड। जैसे ही आप 9ab से डिवाइड करोगे तो ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम नहीं बन गया, a की जगह x माइनस वाई रख दो, b की जगह y माइनस जेड और c की जगह z माइनस एक्स रखो, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन बिल्कुल सेम हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, abc से abc कैंसिल, 3/9 हो जाएगा, 1/3 आंसर हो गया इतना। ठीक है, या फिर आप इसे दूसरे तरीके से देखती हूँ, मैं अभी बता देती हूँ अगर हो पाया तो। चाहे तो आप इसमें कोई भी वैल्यू भी रख सकते हो, जैसे z की वैल्यू आप इसमें 0 पुट कर दो, देखते हैं करके। z की वैल्यू जैसे ही हम इसमें 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा, x माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई का क्यूब अपॉन 9 x माइनस वाई और y, z 0 रख दिया, z 0 रख दिया तो यहाँ पर आएगा माइनस एक्स और यहाँ पर भी कितना आएगा माइनस एक्स का क्यूब। इतना ये बन जाता है। अब x की और y की वैल्यू मान लो, x की वैल्यू 1 मान लो, y की वैल्यू 2 मान लो। ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो। 1 माइनस 2 कितना आएगा का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस माइनस 1 का क्यूब, 9 x माइनस वाई, 1 माइनस 2 का 2 और y की वैल्यू 2 है और माइनस एक्स की वैल्यू -1 हो जाएगी। इसे सॉल्व करके देखो ये कितना आएगा -1, -1 का क्यूब करोगे तो आएगा -1 प्लस 8 -1, ये कितना का 9 -1 2 -1, तो -1 तो +1 ही हो जाएगा, तो इसे हटा दो, सिर्फ नीचे 2 रहता है। ठीक है, ये कितना आएगा 8 - 2 कितना हो जाएगा 6, तो कितना होगा 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, काम खत्म, आंसर हो गया इसका 1/3। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, उस तरीके से भी। पहले क्या था, 3 वेरिएबल थे तो हमने z की वैल्यू 0 पुट कर दी। जैसे ही z की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x और y में हमारा सिर्फ क्वेश्चन बचता है, x और y की वैल्यू अपनी मर्जी से आप कुछ भी रख लो। ठीक है, x और y की वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख लो। हम ऐसा नहीं कर सकते कि z और y दोनों को 0 रख दो, किन्हीं भी दो को, मतलब x y, y z, z x तीनों को 0 नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि अगर x y को दोनों को 0 रख दिया तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, तो अनडिफाइन हो जाएगा। अगर y z दोनों को 0 रख दिया तो भी यही केस बनेगा, और z माइनस एक्स को 0 रख दिया तो भी यही केस बनेगा। तो इससे अच्छा है तीनों में से, मतलब x y z तीनों को बराबर भी नहीं रख सकते क्योंकि फिर ये चीज़ 0 बन जाएगी। इसलिए तीनों में से सिर्फ एक को ही 0 मान सकते हैं, दो को भी 0 नहीं मान सकते हैं। तो ये ऐसी छोटी छोटी सारी चीज़ें आपको क्वेश्चंस को कम टाइम में करने वाली चीज़ें जो है आपको बैच में पूरी कंप्लीट सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्कल से ही रिलेटेड है, हिंदी में मैं इसे पूरा डिक्टेट कर देती हूँ। ठीक है, 2 पैरेलल कोर्स, 2 समांतर जीवाएं किसी भी सर्कल की, और वो सर्कल जो है उसकी त्रिज्या यानी रेडियस दे रखी है आपको 5।
तो हमारे पास एक सर्कल है, सिंपल एक फिगर बनाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो रखा है आराम से, ठीक है। इजी क्वेश्चन अभी मैं ले रही हूँ, ठीक है, जो पेपर में इजी आ रखे हैं वो सारे क्वेश्चन पहले हम कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, फिर थोड़ा लेवल अप करेंगे, ठीक है। 2 पैरेलल कोर्ड्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मतलब एक सर्कल है जिसकी जो रेडियस है, इसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है, और जो 2 समांतर जीवाएं या फिर 2 पैरेलल कोर्ड्स हैं वो अपोजिट साइड में है, किसके, सेंटर के, मतलब सेंटर के एक कोड ऊपर बनाओ, एक कोड नीचे बनाओ, तो एक कोड यानी एक जीवा हमने यहाँ बना दी, एक जीवा हमने यहाँ पर बना दी, सेंटर के अपोजिट साइड में बनानी है। एंड इफ द कोड्स आर एट डिस्टेंस 3 and 4 फ्रॉम द सेंटर, उसने कहा है कि ये वाली कोड और ये वाली कोड जो है सेंटर से एक तो आपकी 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है और दूसरी कोड जो है वो आपकी 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब अगर मैं इसको मिला दूँ तो ये मेरी रेडियस है जो कि 5 है, और अगर मैं इसको मिला दूँ तो ये मेरी रेडियस है जो कि 5 है। अब मुझे एक ट्राइंगल पता है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें मुझे पता होता है 3 4 5, तो अगर ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 होगा। राइट एंगल ट्राइंगल एक हमें पता होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5, इसके ऊपर एक पूरी वीडियो चैनल पर बना रखी है, तो आप जा करके पाइथागोरियन ट्रिपलेट या पाइथागोरियन ट्रिक वाली प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, देख सकते हो। 3 5 तो ये 4 होगा। सिंपल सी बात है, इन दोनों को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, इसको 4 कर दो, इसको 3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो 5 है वो 5 ही रहेगा, क्योंकि ये हमारा होता है हाइपोटेन्यूस, वो उतना ही रहता है, ठीक है। तो उसने पूछा क्या है हमसे, भाई एक बात और होती है इसमें प्रॉपर्टी कि अगर सेंटर से, किसी भी सर्कल के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा के ऊपर अगर कोई लंब डाला जाता है तो ये जो जीवा होती है, ये जो कोड होती है, 2 बराबर भागों या 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो ये हमारा 4 है तो ये भी 4 होगा, मतलब इस पूरे की लंबाई, अगर मैं इसका नाम ए बी दे दूं तो ए बी मेरी 8 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं इसको सी डी बोलती हूँ तो सेंटर से लंब डाला गया है कोड के ऊपर, तो ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगी, यानी सी डी मेरी कितना हो जाएगी, 6, ठीक है। जब भी किसी सर्कल में सेंटर यानी केंद्र से किसी भी जीवा के ऊपर कोई लंब डाला जाता है, कोई परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो ये और ये जो पूरी जीवा होती है 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है, तो ये 4 ये 4, इसी तरीके से ये ऊपर की साइड डाला, ये 3 तो ये 3, तो ए बी सी डी हमें पता चल गया। तो उसने पूछा देन द डिफरेंस, अंतर बताना है लेंथ में कोड की, एक कोड की लेंथ 8 है, दूसरे कोड की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 2, आंसर हो गया हमारा 2। कुछ भी सॉल्व नहीं करना था, बस 3 4 5 आपको पता होना चाहिए था, ये पता होना चाहिए था, सेंटर से जो लंब डालेंगे ये और ये बराबर हो जाती है, सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई होनी थी, बस यही चीज़ हमें इसमें पता होनी चाहिए थी। एक टाइप का ये क्वेश्चन होता है, इसमें क्या था, अपोजिट साइड में, सेंटर से एक कोड ऊपर है एक कोड नीचे है, एक में आता है कि सेम साइड में होंगी दोनों ही कोड, कि अगर हमने पहली कोड यहाँ बनाई है तो दूसरी कोड भी इधर ही होगी, तब भी इनके बीच के डिस्टेंस करके पूछता है, ठीक है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन इस क्वेश्चन के अंदर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसने कहा विच वन इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल का मतलब होता है जो सबसे बीच वाली वैल्यू अगर आपको बताई जाए, जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5, तो सबसे बीच वाली वैल्यू क्या है, 3 है, तो ये इसकी सेंट्रल टेंडेंसी शो कर रहा है। मीन, जब भी हम अगर हम इन 5 नंबर का मीन निकालेंगे तो 3 ही आएगा, मीन का मतलब सबको जोड़ो और 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि टोटल इसमें 5 है, 1 2 3 4 5, तो मीन निकालना है तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन में 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 5 हमारे पास है, तो 3 ही आएगा, तो ये हो गया मीन हमारा सेंट्रल टेंडेंसी, यानी बीच वाली वैल्यू को बताएगा। सेंट्रल मतलब बीच में। मीडियन भी जो होती है वो भी किस चीज़ को बताती है, जो बीच वाली वैल्यू होती है उसी को ही। और मोड होता है आपका जो सबसे ज़्यादा बार आ रखा हो, ठीक है, तो वो भी हमारी सेंट्रल टेंडेंसी को ही शो करता है। रेंज का मतलब हो जाता है परिसर या परास, रेंज हमारा ये हो जाता है। इसका मतलब होता है कि अगर आपने वैल्यू ली है कि 1 2 3 4 5, तो रेंज अगर इसकी कहे निकालने के लिए, तो इसका मतलब है सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू, तो कितना आता है 4, तो ये जो है आपका सेंट्रल टेंडेंसी को शो नहीं करेगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रेंज या फिर परिसर, ठीक है। असम बिकम्स, ये CISI का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसमें क्या करते हैं, असम बिकम्स डबल इन 5 ईयर्स। आप गए बैंक में, आपने कुछ सम यानी आपके पास कुछ पैसा था जमा कर दिया, 5 साल में वो डबल हो जाता है। CI का क्वेश्चन है, CI में चक्रवृद्धि ब्याज पर अगर आप उसे अप्लाई करते हो तो, ठीक है। तो क्या होता है, इसको करने का तरीका सीधा ट्रिक सी है, छोटी सी ना, मतलब वैसे तो बहुत लेंथी प्रोसीजर है इसका। भाई क्या हो जाता है, ये
डबल हो जाता है 5 साल में। 1 से कितना हुआ, 2 हुआ 5 साल में। इस तरीके से लिखो, ठीक है। व्हेन विल इट बिकम 8 टाइम्स एट द सेम रेट। अब उसने कहा है कि अब ये कितना हो जाए, 1 से कितना हो जाए 8, 8 मतलब 2 की पावर 3 हो जाए। तो वो यहाँ पर जो वैल्यू देगा वो इस नंबर की कुछ पावर ही करके हमें देगा, ठीक है। तभी हम इस क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। तो 1 से कितना हो जाए, डबल हो जाए 5 साल में। 1 से कितना हो जाए, 8 हो जाए। 8 मतलब इस नंबर की कोई पावर, इस नंबर की पावर मतलब 2 की पावर 3। तो इस 5 और इस 3 की गुना कर दो, कितना आ जाएगा 15। तो 15 साल में वो कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। छोटी सी ट्रिक टाइप है ये, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो जब पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट तो उसी में बताया जाएगा। तो इस तरीके इस क्वेश्चन को हम आराम से कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक और शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा है कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर, यानी जो गोला है हमारा, उसकी हमें इक्वेशन यानी समीकरण बतानी है ऑन द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस एज डायमीटर। तो इसने सिंपली ये कहा है, अगर आपका कोई भी स्फीयर है या फिर गोला है, उसका जो डायमीटर है यानी उसका जो व्यास है, उस व्यास का इधर वाला बिंदु दे रखा है आपको 2 - 3 और 1, और इधर वाला बिंदु ये दे रखा है। ऑन द जॉइन का मतलब यही है कि इसको और इसको जोड़ करके आपको जो मिलता है वो डायामीटर मिल जाता है। तो अगर इन दोनों को जोड़ के डायामीटर मिलता है तो सिंपल सी बात है, ये पॉइंट किस पे होगा, सर्कल के ऊपर। ये वाला जो पॉइंट है वो किसके ऊपर है भाई, स्फीयर के ऊपर है। तो यानी 2 - 3 1 इस स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और ये वाला पॉइंट जो है वो भी इस स्फीयर के ऊपर ही है। तो यानी ये दोनों पॉइंट जो है वो क्या करेंगे, स्फीयर के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। वैसे तो हमें अलग से पता होता है कि जो भी हमारे स्फीयर की इक्वेशन होती है, अगर हमें डायमीटर के पॉइंट दे रखे हों, अगर हमें डायमीटर का ये पॉइंट और ये पॉइंट पता हो तब भी हम स्फीयर की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो पहले बेसिक देखो, फिर बताऊंगी छोटे उससे कैसे कर सकते हो सिंपल सी। वैसे तो जिसको समझ में आना होगा वो यहाँ तक भी आ गया होगा। अगर आपको डायमीटर यानी व्यास के 2 पॉइंट दे रखे हो तो हमारे स्फीयर की इक्वेशन होती है x - 2 x - 3 प्लस y - 3 यानी y + 3, y - -1 यानी y + 1 प्लस z - 1 z - 2। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा, ठीक है। मे बी ये आंसर इसका होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, हम दूसरे तरीके से करेंगे। क्या कि भाई पता है मुझे कि जो भी मेरी स्फीयर की इक्वेशन होगी उसके ऊपर ये पॉइंट होगा। तो मैं 2 - 3 1 सबसे पहले मैं इसके अंदर चेक करके देखती हूँ। 1 मिनट, इसमें कुछ छूट गया क्या, इसमें z² छूट गया, ठीक है। अगर x की वैल्यू यहाँ पर 2 - 3 1, इसमें देख लो सबसे आसान सा दिख रहा है। 2 की अगर x की जगह पे 2 रखा जाए तो 4 आएगा, प्लस इसकी जगह पे 3 रखा जाए तो कितना आएगा 9, प्लस इसकी जगह पे कितना रखो 1, तो कितना आता है 1 = 11। तो 9 और 4 13 और 1 ये, तो 11 के इक्वल आ ही नहीं रहा है। मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई उस स्फीयर के ऊपर ये पॉइंट होना चाहिए था, बट ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब है ये आंसर नहीं होगा। ये पॉइंट स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल आनी चाहिए। अब इस पॉइंट को इसमें रख के देखो तो आएगा 4 + 9 + 1, 4 + 9 + 1 -5 × 2 हो गया 10, प्लस 4 × -3 करोगे तो आएगा -12 प्लस 3 -11। देख लो क्या सॉल्व होके लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आती है। 9 और 4, देखो 9 और 1 10 कैंसिल हो गया। अब 4 और 3 7 -12 -11, क्या ये = 0 आता है? नहीं आता है। ये = 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं रखता है, ठीक है। अब इसमें चेक कर लो, इसमें जैसे आप चेक करोगे तो क्या आएगा 4 + 9 + 1, x y z की वैल्यू ये रखी, फिर आएगा आपका 10, फिर आएगा -4 × y यानी +12, फिर आएगा +3 -11। देखो जरा करके से ये कितना आता है। अब देखो ये सारे नंबर प्लस के हैं, इनमें से अगर 11 माइनस करोगे तो 0 आएगा, नहीं आएगा। तो यानी ये भी सेटिस्फाई नहीं करता। ये आंसर हमारा ऑप्शन सही होगा। तो हमें ये चीज़ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट इसमें बर्बाद करने से अच्छा है कॉन्सेप्ट समझ के सिर्फ कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो। क्या कि भाई अगर ये पॉइंट जो है वो डायमीटर के हैं, व्यास के हैं, तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है ये पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और ये भी करेगा। अगर आपके पास 2 ऑप्शन ऐसे मिल जाते, मान लो ये वाला पॉइंट इसको और इसको
इसको और इसको दोनों को सेटिस्फाई कर रहा था, आंसर एक होना था, तो हम क्या करते फिर ये वाला पॉइंट इसमें और इसमें दोनों में रख के देखते, तो जिस इक्वेशन में ये दोनों सेटिस्फाई करते वो हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, इसको एक करता दूसरा ना करता, इसको दोनों कर जाते तो ये वाला आंसर हो जाता फिर। ठीक है, तो वही चीज़ हमें देखनी होती है, सिंपली यही कि कौन सा पॉइंट कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हमने सिर्फ एक ही पॉइंट उठाया, इन तीनों को सेटिस्फाई ही नहीं करता, मतलब ये पॉइंट इन स्फेयर के ऊपर है ही नहीं, तो डायमीटर कैसे निकाल सकते हो फिर, इसके ऊपर है तो इसके लिए आंसर हो गया, सिंपल सी बात है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो क्लास होगी उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाई जाएंगी। प्रैक्टिस जो होगी ना क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो आपको उसमें ये सारी चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी, जहाँ टाइम कम लगेगा क्वेश्चन को करने में एग्जाम में।